विनोद यादव। आज मैं आप लोग के बीच में अपनी पूरी जीवन की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध और निवेदन है कि हमारी बातों को गौर से सुने और शायद हम अपनी जो बात आपके सामने और बीच में रखेंगे वो आप लोग को बहुत एक अच्छा लगेगा और आपके प्रशंसा की मैं अपेक्षा ज़रूर करूँगा कि हमारे बात को आप सुनिए और हमें अच्छी गाइड फ्यूचर भविष्य के लिए जरूर दीजिए। जी विनोद जी, कहाँ से आते हैं अपने घर? मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का ग्राम तुलसी रतन रहने वाला हूँ। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर ज़िला और संत कबीर नगर ज़िले का बॉर्डर पे मेरा बिल्कुल घर है और एक कदम की दूरी पे ऐसा बॉर्डर है तो उसमें संत कबीर नगर हम लोग मान के चलते हैं। लोकसभा क्षेत्र के चूँकि मेरा संत कबीर नगर ही पड़ता है। जी कैसे वहाँ से आपकी एंट्री हुई फिल्मों में, मुंबई तक कैसे? मेरी शुरुआत 2018 में मैंने किया था। सोचा था बहुत जीवन में कुछ करने के लिए, बहुत पहले 2008 में सोचा था कि एक बार कि मैं एंट्री करूँगा, लेकिन पढ़ाई के कारण उस समय मेरा एजुकेशन चल रहा था तो नहीं कर पा रहा था। कुछ चीज़ें उससे समस्याएं थी, नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब वक्त आया तो वक्त के साथ साथ मुंबई के लिए सोचा और जब मुंबई में आया तो पहली बार जब ऐसा आया तो लगा कि मुंबई आने से पहले मैं दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली में मैं सबसे पहले हम लोगों ने एक ड्रीम पे एक शॉर्ट मूवी बनाने का प्लान किया थी कि 5 से 6 मिनट की एक मूवी बनाएंगे और एक वहाँ प्रोडक्शन हाउस था। जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि ये फिल्मों में एल्बम बनाते हैं और शॉर्ट मूवी बनाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब इनको हायर कर तो बनाते हैं। और उस समय कॉस्ट उन लोगों ने 40,000 रुपये बताया कि हम 8 मिनट की मूवी बनाएंगे और उसमें आप एक्ट करेंगे और 40,000 उसका एक खर्चा जाएगा। हमने उसको पे किया और हमने कहा ठीक है। और ये स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी थी। दारू इंसान क्यों पीता है, उसके नुकसान क्या होता है, एक समाज में दिखाना चाह रहा था मैं। लेकिन मैं और एक हफ्ते के बाद टाइम मिल दिया गया था कि एक हफ्ते बाद आप आइएगा तो मैं आपको तैयारी करके बताऊँगा, फिर हम लोग शूटिंग करेंगे। हम एक हफ्ते बाद जब गए वहाँ पे तो ना वो जिनको पैसा दिए थे ना वो थे, ना वो ऑफिस था और सब चीज़ खाली हो चुका था और जो नंबर था वो कॉन्टेक्ट नंबर बन जा रहा था। तो वहाँ पे फिर एक थोड़ा सा मन में और हॉपलेस हुआ कि एक नया चीज़ करने के लिए सोचा और वो हो नहीं पाया। फिर ऐसे ही फिर मैं निराश होकर वापस चला गया था। वापस जाने के बाद फिर मैं एक दिन ऐसे बैठा था कि चलो ठीक है, भोजपुरी को मैं प्यार करता हूँ बहुत ही। मैं चूँकि मेरा भाषा है पूर्वांचल का तो मैं गांव की तरह से तो एक दिन बैठा हुआ था तो छठ माँ का पूजा मतलब ऐसे एल्बम सुन रहा था। तो मैं दिमाग में कि चलो ठीक है, अगर वो शॉर्ट मूवी नहीं बना पाए तो मैं छठ माँ के मैया के ऊपर एल्बम शूट करेंगे और गाना करेंगे। तो हमारे कुछ जानने वाले लोग थे, उनको फ़ोन किया, बात किया तो बोले मुंबई आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एल्बम शूट करते हैं। यहाँ पे एल्बम शूट करने जब आया तो मैं एक्चुअली आया था, मैं एल्बम बनाने आया था, मुझे एल्बम शूट करना है और छठी मैया के ऊपर। और मुझे एक शौक़ था कि मुझे पर्दे पे दिखना है और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा और एक्टिंग करूंगा और इतने बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं सोचा था कि ठीक है, एक शौक़ के लिए आया था और एल्बम करके मैं चला जाऊँगा। जब मैं यहाँ पे आया तो जो मेकर थे तो उन्होंने गाइड कर, कई लोग ग्रुप के लोग थे तो बोले कि भोजपुरी में क्या जा रहे हैं, भोजपुरी आपको कुछ नहीं होगा, भोजपुरी से कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कैरियर नहीं है और भोजपुरी में आपको कोई पसंद नहीं करता है। सी ग्रेड की ऑडियंस आपके पास है और अच्छे लोग आपको हिंदी में कोई काम नहीं मिलेगा। तो कहते मोटिवेट करने लगेगा हर तरह से, डिमोटिवेट भी किए, मोटिवेट भी किए। मैं सुनता रहा, समझता रहा चीज़ों को। फिर उन लोगों ने ऑफ़र दिया कि हिंदी एल्बम बनाइए, आपको जी म्यूज़िक कंपनी में रिलीज़ होगा, आपको अच्छे अच्छे ऑडियंस जानेंगे, ये करेंगे। फिर मैं बातों सुनने के बाद में उपरांत में उनको एक बात उनको बताया मैंने कि मुझे शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ मेरा एक सोच था कि मैं भोजपुरी में एक छठी मैया के ऊपर एल्बम करूं और भोजपुरी भाषा को प्रमोट करूं, इसलिए मैं आया था। मुझे हिंदी और कन्नड़ और साउथ में काम करने के लिए मैं मुंबई नहीं आया हूं। ये आपकी डायरेक्शन गलत है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है शायद। तो उन लोगों ने फिर उसमें से थे कुछ लोग थे तो बोले ठीक है, और अगर आपको भोजपुरी में इतना प्यार है तो एल्बम क्यों करते हैं, फिर फिल्म कीजिए। तो एक नई दिशा वहाँ पे दिखाया गया मुझे, सपनों के साथ में जो एक माया नगरी का सपना है वो भी सामने दिखाया गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मूवी का हम सोचते हैं। तो एल्बम नहीं किया उस समय में लोग, क्योंकि तरह तरह के लोग गाइड करते, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। फिर मैं रिटर्न चला गया। फिर एक बार को कि चलो ठीक है, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं कि फिल्म में काम देखते हैं कैसे क्या होता है।
फिल्म में आया तो मैं सबसे बात किया, जो 2-4 उनके ग्रुप के लोग थे, उनके जानने वाले लोग ग्रुप थे, उसमें कुछ लोग थे, तो बातचीत होने लगी। तो मैंने बोला कि फ़िल्म की बजट क्या होगी, तो बोले 1 करोड़ रुपये बजट। तो हमने 1 करोड़ रुपये बजट में कौन, उस समय खेसारी जी और पवन जी और दिनेश जी की फिल्म 1 करोड़ रुपये तक बन जाती थी, 2018 की बात है। तो मैं बोला कि बोले इसमें 50 लाख रुपये हीरो ले लेंगे, 50 लाख रुपये को मेकिंग में खर्च होगा। तो मैंने कहा कि जब उसकी रिकवरी क्या है, भाई मान लीजिए 1 करोड़ रुपये कोई फाइनेंसर हमारे ऊपर लगाएगा या कोई भी पैसे डालेगा तो उसको रिकवरी तो मांगेगा, तो रिकवरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी किस्मत जाने। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है कि किसी के ऊपर पैसा लगा करके रिकवरी 0 है और रिकवरी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो वो शायद गलत होगा। तो फिर हमने उस चीज़ को वहाँ पे डिनाई किया, फिर बातचीत होती रही, करते रहे। फिर मैंने बोला ठीक है, आप स्टार कास्ट के पैसे हटा दीजिए और एक्टिंग मैं करूँगा, तो फिर कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो उस तरह से बात को वहाँ पे बनाई गई, बात कंप्लीट किया गया, और कंप्लीट होने के बाद फिल्म वहाँ पे फाइनल हुआ कि फिल्म करेंगे जी। फिर मैंने 2019 में फरवरी में फिल्म की शूटिंग हुई और स्क्रिप्ट लिखा सुरेंद्र मिश्रा ने और सिकंदर खान प्रोड्यूसर थे उसमें, और पूरी फिल्म को बनाया गया। बनाने के बाद में रिलीज़ हुआ, सबका आशीर्वाद मिला, और फिर उस फिल्म में बहुत अच्छी इनकम हुई और PVR में रिलीज़ हुई और सुपर हिट गई, और एक बहुत अच्छा एक नाम सम्मान जो मैं अपेक्षा नहीं किया था उससे अधिक मिला। और मिलने के बाद में जब हुआ तो चलो ठीक है, फिर उसको मैंने एक काम के रूप में बदलने की कोशिश किया कि ये मेरा अभी पैसा बनाऊंगा, इसको काम करूंगा एज एक्टर। वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, लोगों से मुलाकात हुई, 2-4-10-20 डायरेक्टर मिले और प्रोड्यूसर मिले और इंडस्ट्री के आर्टिस्ट मिले, म्यूजिक डायरेक्टर मिले, राइटर मिले, लेखक मिले, सिंगर मिले, और एक सम्मान के प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला सिंगापुर तक ऐसी फिल्म द्वारा। तो एक जाने के बाद मुझे इस लेवल तक पहली फिल्म में यहाँ तक आया हूँ, तो किस्मत का कोई ठिकाना नहीं है और अच्छे को करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से मैंने कोशिश किया। वो फिल्म थी गुंडा? वो फिल्म गुंडा थी, और उस फिल्म में मेरी को स्टार मेरे साथ में इस इंडस्ट्री की जो सैकड़ों पिक्चर कर चुकी हैं, फिल्में कर चुकी हैं, भोजपुरी सुपर स्टार अंजना सिंह थी, और उसमें सुशील सिंह, अयाज खान और एहसान खान, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। तो फिल्म भी अच्छी चली, लोग पसंद भी किए और इंडस्ट्री ने भी बहुत प्यार दिया, दर्शक भी बहुत प्यार दिए। इस तरह से मेरी फिल्म में एंट्री हुई। विनोद भाई, आपने जैसा बताया कि आप संत कबीर नगर से आते हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, क्या आपकी जान पहचान में, आपके जानने वालों में से, आपके क्षेत्र से कोई फिल्मों में था जिसने आपकी मदद की हो? सच बोलूँ तो मेरे जान पहचान और कोई रिश्तेदार या कोई मेरे ज़िले में या मेरे एरिया में कोई ऐसा नहीं है जो मैं किसी को जानता हूँ फिल्मों में या मुझे कोई जानता हो। मेरी कोई पहचान नहीं थी इंडस्ट्री में। एक किस्मत ने मुझे इंडस्ट्री में पहुँचाया है, और किस्मत की बदौलत मैं आज जहाँ भी इंडस्ट्री में खड़ा हूँ, चाहे वो 1% के लेवल पे हूँ, चाहे 100% के लेवल पे हूँ, मैं तो नहीं काउंट कर पाता कि मैं किस लेवल पे हूँ, लेकिन जहाँ भी आपके दृष्टि में दिख रहा हूँ वो सिर्फ किस्मत की बदौलत, अपने और काम की बदौलत, अपनी हिम्मत की बदौलत और सभी दर्शक के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत खड़ा हूँ। जी, अब परिवार को कैसे विनोद आपने कन्विंस किया कि भाई आप फिल्मों में आएंगे? परिवार ने कैसे साथ किया? वो तैयार हुआ कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए? मैं एक्चुअली घर का ही बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। घर में सबसे 3 भाई हैं, मैं 3 भाइयों में छोटा हूँ, और बीच वाले भाई इस दुनिया में अब नहीं हैं। बड़े भाई हैं, मैं हूँ, पिताजी थे, वो पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं। शुरू से मैं जब मैं पढ़ता था तो भी, और पढ़ने को जॉब में आया तो भी, फिर बिजनेस में आया तो भी, और अपने काम में आया, जब से मैं पैसे कमाना शुरू किया तब से मेरे डिसीजन किसी ने रोका नहीं। मैं बहुत एक भाग्यशाली हूँ अपने परिवार में, और एक खुद किस्मत हूँ जो कभी ने मुझे काम के लिए मैं कोई डिसीजन ले लिया कि मुझे काम करना, तो ना माँ ने रोका, ना भाई ने रोका, ना पिताजी ने रोका, ना बहन ने रोका, न किसी परिवार के सदस्य ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। कि अगर उनकी एक खुशी थी कि विनोद जो भी कर रहा है वो अच्छा करेगा और आगे जो करेगा उसमें आगे बढ़ेगा। इस आशीर्वाद के साथ मैंने हर काम को शुरू किया और हर जगह मुझे सहयोग मिला। और चाहे मेरी पत्नी हुई, चाहे मेरी फैमिली के मेम्बर हो, किसी ने मुझे काम के लिए कभी रोका नहीं, ना रोकते हैं, ना कभी रोकेंगे। सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत पिछड़े गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी कहानियाँ हैं आपके बचपन की कि आप सामान्य जीवन जीते थे, कभी बैंक में चलाते थे जी, कभी और लोगों के साथ
खेलते थे, उन यादों को कैसे याद करते हैं? मैं बचपन में जब था तो एक सोच थी कि सभी के बीच में कि मैं कुछ करूँगा लाइफ में, मतलब बड़ा करूँगा कुछ। मैं जो शुरू में था कि मैं भी देश में कुछ करना चाहता था, तो लोग मुझे जाने, एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पा रही थी और काम करने की हरदम कोशिश करता था तो कहीं ना कहीं ट्रैक बदल जाता था। बहुत सारे काम किए, ऐसा भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी साथ में रहे। और मैंने कभी भी, आज मैं अपनी मेन विशेषताएँ बताऊँ, ये अपने मुँह की तारीफ़ नहीं है कि मैंने कभी अपने आप में बदलाव लाया ही नहीं। जैसे मैं बचपन में था वैसे मैं एजुकेशन लाइफ में हुआ, वैसे मैं जॉब लाइफ में, वैसे मैं बिजनेस में, वैसे मैं इंडस्ट्री एक्टिंग में आया, तो भी आज भी वैसे हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले मैं गांव गया था, एक छोटे भाई की शादी थी और उसमें मेरे जितने दोस्त थे बचपन के और मेरे साथ के, आपको मैं बताऊँ एक सौभाग्य इसको भी कहूँगा कि मेरे साथ में जितने बैचमेट थे उसमें 90% सब आर्मी में हैं, जितने हमारे साथ में पढ़े हैं और सभी आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं। रामजन्म यादव हैं, चाहे ओम प्रकाश शुक्ला हैं, चाहे सोनू शुक्ला हैं, चाहे आपका रिंकू तिवारी हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो हमारे ग्रुप फ्रेंड है, सभी आर्मी में हैं। तो और सभी शादी में आए हुए थे, मतलब गांव की शादी थी, सभी आसपास के, तो और मौके से मिला, मतलब रात भर हम बातें करते गए, बचपन की यादें ताज़ा करते गए, कभी थके ही नहीं। और कि हम कैसे खेलते थे, क्या मेरी सोच थी। और मैं तभी पढ़ने में बहुत होनहार था और उस समय क्रिकेट बहुत तेज खेलता था मैं, तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी बातें याद आई, दोस्तों के बीच में हम लोग शेयर करते रहे। उन लोग को मैंने सैल्यूट किया कि हम तो एक कुछ नहीं, छोटा सा कलाकार हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग रियल हीरो हैं और जो देश के लिए रात भर जगते हैं जब हम सोते हैं। और बहुत प्यार मिला, बहुत हम लोग रात भर पार्टी किए और शादी में एंजॉय किए। सुबह सुबह अपने लोग घर गए तो एक दूसरे से फिर अभी नंबर एक्सचेंज भी हो गया, बहुत सारे नंबर भी थे नहीं बीच में, तो वो बहुत अच्छा लगा। और वो कभी मैं अपने अंदर बदला, वो लोग आज भी बोले कि विनोद तू नहीं बदला, और दुनिया बदल गई, ज़माने बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन तुम्हारा नेचर आज भी वही है कि पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगे बढ़ना, लोगों में कन्विंस करना, गाइड करना, पॉजिटिव देखना, बड़ी सोच रखना। तो मैंने कहा तो ये सब चीज़ें, और सब खास अच्छाई है कि हम सभी दोस्त कोई नशा पता ही नहीं करते, ना हम लोग कभी ड्रिंक करते हैं, ना हम कभी पान मसाला खाते हैं। ये हमारे जो 4-5 ग्रुप का फ्रेंड था, आज भी, कल भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही। विनोद जी, जिस गांव में आप कभी नंगे घूमते थे, जिस गांव में कभी आप भैंस चलाते थे, जिस गांव में आप अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे, आज उसी गांव में जब आप अपने बाउंसर्स के साथ जाते हैं, गाड़ियों का काफिला जाता है, गांव वालों को भी ज़रूर इस बात पर गर्व होता होगा कि हमारे बीच का एक लड़का जो गरीब परिवार से आया है, तरक्की बहुत। वो एक शुरुआत में तो उन लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये दुनिया, मतलब हुआ क्या, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। तो जब मैं शूटिंग के टाइम किया तो लोगों को जी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं एक वहाँ से उस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में आया और आने के बाद मैं एक हीरो बन गया। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो पहला शो मेरे गुंडा का था, तो प्रीमियर मैंने अपने गांव के नियरेस्ट थिएटर में फरीदाबाद में किया था। और मैं पहला तो अपने गांव के सभी बड़े बुजुर्ग को मैंने गाड़ी बुक करके, बस बुक करके, पूरे थिएटर में 400 लोग आए थे और पूरी पहला शो मेरे गांव के लोग को दिखाया था मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। और तब से वो लोग मुझे बहुत प्यार और इज्जत देते। मेरी सोच थी कि मैं पहला शो मैं अपने गाँव के लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि मैं बचपन में जब पैदा हुआ, खेला, पहली उंगली गांव के लोग पकड़ के चल के चलना सिखाए थे। और मैं बचपन से लेके जवानी तक, और जब तक मैं एडल्ट हुआ या मैं जब तक ग्रेजुएशन किया, तो उनके बीच में पढ़ा लिखा बढ़ा, तो उनकी सभी चीज़ें आशीर्वाद था। तो मैं भी तो आज सोचा कि जो मैं आज भी कुछ भी बनूंगा, सबसे पहले उन लोग को मैं समर्पित करूंगा। और पहला शो मैं अपने गांव के लिए समर्पित किया था और लोगों ने देखा और आज भी वो इज्जत सम्मान प्यार देते हैं जी। अच्छा विनोद जी, ये तो बात खैर फिल्मों की थी, आपने अपने इलाके में शूट भी किया, बाद में अपनी नई फिल्म आपने खलीलाबाद में स्पेशली शूट की ताकि आपके गांव के लोग शूटिंग देख सकें कि शूट कैसे होती है असल में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं कर्मपुत्र फिल्म के अपने गृह जनपद में और खलीलाबाद क्षेत्र में, ग्राम तुलसी रतन में किया, अगल बगल के गाँव में किया। मैं इसलिए चाहा कि मैं इस फिल्म को देख करके यहाँ के बच्चे जो नए यंग जनरेशन और इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना, कलाकार बनना चाहते हैं, और उस इस देख के प्रेरणा जगेगी कि विनोद भैया अगर एक हीरो बन सकते, इसी गांव से जाकर के ऐसी शूटिंग कर सकते, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो नए बच्चों को उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश किया कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कहने से, बताने से, सुनने से शायद वो चीज़ नहीं हो पाती जो देखने से, उनको महसूस करने से होती। कि अगर इस गांव से निकल कर के भैया का नाम हीरो बने हैं और ऐसे ही शूटिंग होती है, तो किसी की मन में अगर जिज्ञासा जग गया तो जुनून के सामने सब कुछ हार गया इंसान, और जुनून आपके अंदर पैदा हो गया तो सबसे आप जीत कब्जा कर सकते हैं। वो जुनून को मैं
जगाना चाहता था यंग जनरेशन के लिए, उन नए बच्चों के लिए जो इस लाइन को पसंद करते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। और उन लोग के लिए मैं गाँव गया था, मैं बाकी चीज़ अपने लिए नहीं गया था। मुझे जो बनना था मैं बन गया हूँ और जो काम कर रहा हूँ वो सबके सामने दिख रहा है। लेकिन मैं यंग जनरेशन शायद यहाँ तक मुंबई आने के लिए उनको बहुत गाइड लेनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं डायरेक्टली उनको लाइव दिखाना चाह रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, और वो कोशिश करेंगे शायद कामयाब होते हैं। सर क्या हुआ, क्या जो आपके क्षेत्र के लड़के हैं जिन्हें फिल्मों में थोड़ी रुचि थी, आपके जाने से ज़रूर उनकी रुचि बढ़ी होगी, वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमें भी फिल्मों का मार्गदर्शन दीजिए, हम भी सपनों के इस शहर में आकर फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैं बच्चे की बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ के बुजुर्ग मैं जाता हूँ तो कहते हैं अगली फिल्म शूटिंग करिएगा तो हमको भी 2 मिनट डंडा लेकर खड़ा कर लीजिएगा। उनके अंदर वो जिज्ञासा आई। मैं बच्चों को तो बहुत दूर बात है, जो वहाँ के बुजुर्ग हैं और जो कभी जानकारी नहीं थी फिल्म कैसे बनती है, अब कहते हैं कि और विनोद बाबू अगली फिल्म जो शूटिंग करिए तो हमको भी वहाँ पे खड़ा कर दीजिएगा, हम भी फिल्म में आ जाएंगे। देखिए वो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उनको एक मतलब एक मेरी वजह से उनके अंदर घुसा कि मैं भी एक कलाकार बन सकता हूँ, मैं भी एक वहाँ पे पर्दे के सामने जा सकता हूँ। तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों के तो फ़ोन ही आते हैं, सब लोगों को दिखने लगा, बोलने भी लगे भैया अगली फिल्म कब करेंगे या फिल्मों में कैसे काम कर सकते हैं, तो मैं भी गाइड करता हूँ। तो वो सब चीज़ों को करना में बहुत फ़र्क पड़ा है। और सोच जो थी पहले मेरे प्रति या मेरे काम के प्रति या उस क्षेत्र के प्रति, लोगों की उल्टी सोच होगी। मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंटरव्यू में जाता हूँ या मैं एक काम करता हूँ, चाहता हूँ तो लोग ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। अच्छा विनोद, अगर आज अभिनेता विनोद यादव फिल्मों में ना होते तो क्या होते? बिजनेसमैन तो थे ही, इसके अलावा क्या होते? अगर रियली अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं शुरू से आप मेरा अगर आप निकालिएगा बायोडाटा, तो शायद मैं जितना बिजनेस करता हूँ उतना मैं सोशल एक्टिविटी करता हूँ। तो मैं एक सोशल पर्सन बनना चाहता था कि बहुत बड़ा एक सोशल NGO चलाऊँ, जिसकी वजह से जिनको एक गरीब निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ। ये मेरी सोच थी। अगर मैं पहला फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी मैं आर्मी में जाने की, क्योंकि मेरी जो गुरु था सब आर्मी में ही गए हुए हैं, लेकिन किस्मत नहीं जाने दिया। जब वो जाने के लिए सोचा तो कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगी। तो फिर जब मैं अपने काम में आया, बिजनेस में आया, जब बड़ा बनने की कोशिश किया, तो मैं सोचा कुछ ऐसा करूँगा जो एक समाज के प्रति अच्छा होगा। तो मैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और बच्चों के स्कूल और चैरिटेबल हॉस्पिटल ये सब बनाने की मन में एक सोच रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा करूँगा। तब भी रखता था, आज भी रखता हूँ और आगे भी मेरे पास भगवान ने अगर अपेक्षा जो किया हूँ, अगर मिला मुझे, मैं सब चीज़ जरूर कर लोगों के बीच में दिखाऊँगा। अच्छा, आपके बारे में ये भी है कि आप एक बार समाज सेवा से मुझे याद आया कि एक बार आप नेपाल चले गए थे, वहाँ पर भूकंप की त्रासदी झेल रहे लोगों की आपने मदद की, वहाँ पे आपके ग्रुप ने मदद की, लोगों की लाशें तक बाहर निकाली और उन्हें खाना पीने की चीज़ें मुहैया कराई, उसके बारे में? मैं 2015 की बात है, 24 अप्रैल 2015 की बात है। मैं न्यूज़ देख रहा था, टीवी पे चल रहा था कि और नेपाल में गोरखा जिला और काठमांडू में बहुत भयंकर तरफ से भूकंप आया, वहाँ पे घर गिर रहे हैं, लोग घर के नीचे दब गए हैं और वहाँ से लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग निकल नहीं पा रहे, उनके लिए पानी दाना मिलना भी मुश्किल है। मेरे दिमाग में ऐसे है कि चलो ठीक है, और मौत से अगर डरेंगे तो यहाँ भी मर सकते हैं, और मैं ना कि चलिए कुछ किया जा सकता है। मैं अपनी गाड़ी में जितनी खाद्य सामग्री, मेडिसिन, ग्लूकोज की बोतल और ब्रेड, दूध, पानी, जितना और खाने की चीज़ें थीं, हाँ, और फल फूल सभी चीज़ें, और एक दिन में पॉसिबल नहीं था सब, क्योंकि मैं कैसे करूं। मैंने एक गाड़ी तो अपने जो भी मेरी सेविंग से था मैंने कमा के उसमें कमा रखा था, वो मैं ख़रीद के उसमें रखा, और दूसरी गाड़ी एक और मैंने खड़ी किया, और मैं अपनी जितनी सोसाइटी में था, बरेली में था, तो मैं बोला कि मैं नेपाल भूकंप पीड़ितों की सेवा करने जा रहा हूँ, आप लोग को जो चीज़ करना चाहें आप दे सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 मिनट में मेरी स्कॉर्पियो की पूरी गाड़ी फुल हो गई कि आप भैया जा रहे हैं तो ये मेरी तरफ से दे जाइएगा। कोई जूता दिया, कोई चप्पल दिया, कोई टी-शर्ट दिए, कोई कपड़े दिए, कोई जो जिसके पास था वो दिया। मैं दोनों गाड़ी लेके जाया, और मैं नेपाल में जाने के बाद गोरखा ज़िले में गया मैं 8 दिन तक, और एक दिन तो खाना पानी जो था वो खाया, दूसरे बाद खाना पानी भी नहीं अच्छा लगता था, पानी पी करके मैंने 8 दिन तक वहाँ पे लोगों की सेवा करी, उनको अस्पताल में एडमिट कराया, उनको इलाज के लिए जहाँ पे ले जाकर डेड बॉडी निकाली, और उनको खाने पीने की जगह जगह पे जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी पैदल गया, जहाँ पे लोग नहीं डरते थे वहाँ पे मैं जा के लोगों को बाहर किया, और जिसके लिए मुझे वहाँ पे नेपाल सरकार के प्रतिनिधि से मुझे प्रशस्ति पत्र मिला सम्मान में। वहाँ के जो एसोसिएशन थे नेपाल के गोरखा ज़िले के, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। और जब मैं आया तो बरेली ज़िला में बरेली के जिलाधिकारी महोदय ने मुझे दिया और सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दे करके कमिश्नर ने सम्मानित किया, और बाकी वहाँ के मेयर ने सम्मानित किया।
तो बरेली गौरव से मुझे नवाजा गया। तो इस तरह से मुझे बहुत सारा सम्मान मिला। सम्मान तो मेरे सेकेंडरी, मेरे सम्मान सबसे बड़ा वो था कि मैं लोगों की जान बचा पाया। वही मेरे लिए बहुत एक यादगार पल है और आज भी भूलता नहीं हूँ। और उस दिन नहीं, आज भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई और हमारी ज़रूरत, हमारे देश की ज़रूरत पड़ी तो विनोद यादव सदैव हाजिर रहेगा। आशीर्वाद आपको और लोग मुझे बहुत मिस करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। और आज भी कुछ लोग वहाँ पे हैं जो मैं कभी गया, 1-2 बार गया हूँ, तो लोग बहुत मिस भी करते हैं। और आज यादगार जब ज़्यादा ताज़ा हो जाती है और लोग बहुत अच्छा, उन लोगों की नज़रों में इज्जत भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। जी, मैं फिल्मों के विषय पर एक बार फिर से विनोद जी लौटना चाहता हूँ। आपने हाल ही में 2 फिल्में पूरी की हैं और उसके बाद आप और कुछ फिल्में करने वाले हैं, जिनके बारे में कुछ? हाँ, मेरी 2 फिल्में कंप्लीट हो गई हैं, बल और बलिदान। इसके डायरेक्टर आनंद कटराज जी हैं। और एक फिल्म मेरी कंप्लीट हो गई है, कर्मपुत्र। इसके डायरेक्टर इकबाल बख्श जी हैं। और दोनों फिल्में बन के रेडी हैं, सेंसर सर्टिफिकेट भी हो गया है और जल्द एक समय देख करके मार्केट में रिलीज़ किया जाएगा और रिलीज़ की तैयारी चल रही है। तो आप लोग सभी दर्शकों से हो रहा है, विनती है, निवेदन है कि हमारी फिल्म आप लोग के बीच में जल्द बल और बलिदान और कर्मपुत्र दोनों फिल्म रिलीज होने जा रही है। आप लोग से प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और एक मैं नए प्रोजेक्ट के साथ काम शुरू करने फिर जा रहा हूँ और नई फिल्में बनाने के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ। ये फिल्म का नाम है राजयोग, जिसके राइटर हैं मनोज पांडे जी और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं लाल बाबू पंडित जी, जो खेसारी जी की कई सारी फिल्में बनाए हैं। शादी हो तो ऐसी हो, अभी फ़िलहाल में भी जस्ट शूट किए फरिश्ते, ठीक है, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाया। मंटुआ के नानी, बहुत सारा उन्होंने खेसारी जी के साथ में अच्छा काम किया और कल्लू जी के साथ फिल्म बनाया। और फिर एक बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हम पे एक मिलने जा रहा है। एक अच्छे इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं भी नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग डायरेक्टर से। तो 2 फिल्में हमारी डायरेक्ट की, इकबाल जी, फिर आनंद जी की डायरेक्ट की, फिर अभी लाल बाबू पंडित सर करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं जितने डायरेक्टर से काम करूँगा तो मुझे नई नई सीख मिलेगी और मेरे अंदर निखार आएगा। और किसी भी हीरो को, आर्टिस्ट को निखारने का काम एक डायरेक्टर का होता है और फिल्म कंप्लीट डायरेक्टर बनाते हैं। और लुक एंड फील वो डायरेक्टर ही जितना अच्छा दे सकता तो अच्छा कोई नहीं दे सकता। एक्टर एक एक्टिंग कर सकता है, अदरवाइज जितनी फिल्म को मेकिंग करना, मिक्सिंग करना, डेवलप करना, स्टेबल करना, आउटपुट देना और वो सभी चीज़ें काम जितना होता है हम आप जो फिल्म में देखते हैं वो सभी का पूरा कमाल डायरेक्टर का होता है। तो एक हमारे इंडस्ट्री में जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उस अच्छे डायरेक्टर में से एक लाल बाबू पंडित जी हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप मुझे अपेक्षा रखता हूँ कि ये जोड़ी और ये फिल्म आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। टाइटल राजयोग है और इसकी जुलाई में फिल्मी शूटिंग पे जाने फ्लोर पे जा रही है। तो आप लोग इसको भी प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा पिछले फिल्मों की तरह। जी विनोद जी, ये राजयोग की अगर हम बात करें तो क्या कहानी है, क्या पृष्ठभूमि है राजयोग की? एक नाम बड़ा शानदार है। राजयोग में बस बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बस इतना ही जानता हूं कि एक लाइन में, एक मुहावरे में समझा देता हूं, ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। मैं इस कहानी का बस इतना ही बता सकता हूं और उसको मैं दिखाता हूं गरीब का बेटा राजा कैसे बनता है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी फिल्म देखिएगा आपको देखने की ज़रूर मिलेगी। जी विनोद जी, आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली आपके पास जैसे गुंडा किया तो आप गुंडा बन गए, आपने दूसरी फिल्म की बल और बलिदान किया, आप गुंडे से एक स्टेप आगे बढ़ गए, एक कदम आगे बढ़ गए, आतंकवादी बन गए, क्या मतलब ये चल क्या रहा है? आप तो बदमाश वाले कैरेक्टर आपको मिलते हैं, क्यों भाई? बताइए, देखिए नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो स्क्रिप्ट होती है और जो डायरेक्टर फाइनल करते हैं वो एक एक्टर के लुक को देख के बात करते हैं। अभी मेरे को बोल दीजिए कि सैया मेला में बुला के ने पिक्चर बनाइए तो मैं नहीं बना सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। एक एक्टर के करेक्टर जहाँ फिट बैठे हुए पर्सनालिटी शूट करती है, डायरेक्टर वहाँ फाइनल करता है। तो जहाँ पे मैं शूट किया और मुझे फाइनल किया वो मैंने काम किया, करने की कोशिश किया, ठीक है। हर एक्टर हर एक्टिंग नहीं कर सकता है। एक डायरेक्टर हर तरह की फिल्म बना सकता है, उस चीज़ को मानूंगा, लेकिन हर एक्टर की हर स्क्रिप्ट शूट नहीं करती है, पर्सनालिटी नहीं शूट करती है। तो हमको जो पर्सनालिटी शूट करती है उस तरह की स्क्रिप्ट मेरे पास आती है और उसको मुझे प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में, ठीक है। और आर्ट एक दिसी आर्ट एक कला है और कला को प्रेजेंट करना एक एक्टर का वर्क होता है, काम होता है। तो और हम भी एक गुड पर्सनालिटी बेस्ड काम करना चाहते हैं और मेरी फिल्में जितनी मिलेंगी वो संदेश युक्त मैसेज वाली मिलेंगी। कोई भी मेरी फिल्म में ब्लडिटी नहीं मिलेगी, अश्लीलताएँ नहीं मिलेंगी और ना मैं इस तरह से कोई काम करने चाहता हूँ ना करूँगा।
कम फिल्में करूँगा, लेकिन साफ़ सुथरी अच्छी करूँगा, जो एक समाज में, एक बच्चों में, एक नए आर्टिस्ट में, एक इंडस्ट्री में एक अच्छा मैसेज है जी। लाल बाबू पंडित जो है वो उनकी एंट्री हुई थी भोजपुरी फिल्मों में, जिला चंपारण उनकी एक मोस्ट टॉप मूवी थी, उस ज़माने में भी काफ़ी कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है जिला चंपारण। और उसके बाद फिर करोड़ों कई बैक टू बैक फिल्में की उन्होंने। खेसारी लाल यादव के साथ ज़्यादातर फिल्में लाल बाबू पंडित की है, हाल फिलहाल में कुछ और एक्टर्स के साथ की है जी। लाल बाबू पंडित का जो चयन है वो डायरेक्टर के तौर पर कैसे हुआ, क्या आपको नज़र आई जिसके चलते लाल बाबू पंडित साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं? जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तो सच्चाई है कि मेरे PRO संजय भूषण पटियाला हुआ करते थे, और उस टाइम पे वो गुंडा फिल्म का PR कर रहे थे, और उस टाइम पे उनके ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ पे लाल पंडित जी आए थे, और लाल पंडित सर से मुलाकात हुई, तो ऐसे जनरली बातचीत हुआ, तो उन्होंने एक तरह बोला विनोद जी आपका लुक बहुत प्यारा है और स्क्रीन बहुत आप अच्छे दिखते हो। मैंने कहा थैंक यू सर, और बोले आगे आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे जाओगे। कहीं ने अप्रिशिएट किया और एक कॉन्फिडेंस दिया। मैं नया नया था, मुझे कुछ भी इंडस्ट्री में का मतलब ये भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। फिर ऐसे बातचीत होती रही, फिर एक नंबर दूसरे नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर एक गाइड मिलता रहा। मैं दूसरी फिल्म किया तो भी गाइड लेता रहा, गाइड मिलता रहा। बीच में एक फिल्म मैंने उनके साथ करने की कोशिश किया था, लेकिन उस टाइम को मिसमैच हो तो वो फिल्म नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी फिर दोबारा भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों पे भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे ही बनी हुई है कि हम फिल्म करने जा रहे हैं। और एक जो सर की तरफ से एक सोच था, एक एज ए आर्टिस्ट, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि विनोद दूसरे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो मैं क्यों बताऊं, या वो चीज़ नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं होगा। उन्होंने हर वक्त का ये होगा और अच्छा होगा, और आप किसी के साथ काम करिए फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, और एक कहानी होगी, इस तरह से काम करेंगे तब और अच्छे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बिल्डअप हुआ, एक हम लोगों में एक बाउंडिंग अच्छी हो गई। तो एक बाउंडिंग अच्छी है तो फिर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर काम पे ध्यान दिया गया, फिर कहानी फाइनल किया गया, टाइटल फाइनल किया गया, स्क्रिप्ट लिखाया गया, रेडी हुआ, अब उस पर काम होने जा रहा है जी। आजकल आप हारमोनियम के साथ भी नज़र आते हैं? हाँ, मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं करता रहता हूँ जी। आपको शायद किसी ने ये बता दिया होगा कि भोजपुरी सिनेमा में कामयाब जो होते हैं वो सिंगर होते हैं, इसलिए विनोद यादव सिंगर बनना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं, सिंगर ने तो थिएटर ही बंद कर दिया, इसमें कामयाब नहीं समझता हूँ, इसे गलत मत लीजिएगा, नथा मत लीजिएगा। सिंगर ने मैं थिएटर ही बंद कर दिया। सिंगर इंस्ट्रूमेंट अलग है, गाना एक अहम फिल्म में एक सिंगर का रोल है, मानता हूँ, लेकिन सिंगर पूरी फिल्म नहीं है, ये भी सच्चाई है, ठीक है। मैं सिंगर हूँ नहीं हूँ, मैं फिल्म करूँ ना करूँ, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन सिंगर के वजह से क्या थिएटर चलते हैं, थिएटर में क्या सिंगर को आप ले जा खड़ा कर पाएंगे? थिएटर जब भी चलेगा वो एक्टिंग से चलेगा। आज नहीं, एक पुराने ज़माने की बात बोल रहा हूँ और आज भी बोलूँगा और आगे भी ये सच्चाई है। थिएटर आपका जब भी चलेगा वो एक्टिंग से चलेगा। जिस सिंगर पे एक्टिंग आएगा वो एक्टर कहलाएगा। 50 सिंगर आपकी इंडस्ट्री में क्या सभी हीरो हैं क्या? उसमें अगर 3 सिंगर एक्टर बन गए तो उसको एक्टर मानते हैं ना, स्टार मानते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि और आपको पूरे खेत में 3 पेड़ जो है इमली खड़ी हो गई तो पूरा खेत इमली ही है, ऐसा नहीं होता है ना। जो जिस लायक काबिल रहता है उसको उधर है। रवि किशन जी एक्टर सिंगर नहीं है क्या? एक्टर नहीं बने क्या? स्टार नहीं बने? या भोजपुरी फिल्में उनके थिएटर में नहीं चली या नहीं चल रही हैं? सबसे अधिक एज होने के बाद भी आज भी स्टार कायम है। तो आज कभी भी थिएटर में एक्टिंग चलती है, जिसको एक थिएटर बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं और एक्टिंग बोलते हैं। अगर आप किसी को एक्टर बोलेंगे तो उसमें एक्टिंग आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब एक डॉक्टर पॉलिटिशियन बनता है, एक एमएलए बनता है या एमपी बनता है, तो क्या सभी को पॉलिटिशियन बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए डॉक्टर बनना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है ना। एक इंजीनियर पॉलिटिशियन एमएलए एमपी बनता है तो क्या उसको एमएलए एमपी एमएलए बनने के लिए सबको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना पड़ता है? वो उसकी विरासत है, उसकी गॉड गिफ्ट है। उन्होंने सिंगिंग किया, मेहनत किया, उनको एक्टिंग में उन्होंने इंटरेस्ट लिया, काम किया और कामयाब हो गए। तो कोई चीज़ अगर आप काम करें तो कामयाब होंगे। रही बात आपको, हाँ एक पार्ट मैं ज़रूर करूँगा कि अब यहाँ पे एक मोनोपोली का पार्ट है और उस मोनोपोली की अपेक्षा मैं सभी सिंगर और एक्टर को बात हरदम बोलूँगा कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद अब सेफ साइड चलेंगे। यहाँ पे सिंगर ही एक्टर बनेगा ऐसा नहीं है। एक मोनोपोली किसको आगे करे किसको पीछे करे, जो लोगों की सोच बना रखी है, लेकिन वो बहुत दिन तक और दूर तक नहीं जाता वैसा सोच। सिंगर एक्टर बनेगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन एक्टर पॉलिटिशियन ज़रूर बनेगा, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में भोजपुरी सिनेमा में
बेसिकली कई एक्टर्स हैं जो अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आप भी कई बार कई पॉलिटिशियंस के साथ, नेताओं के साथ नज़र आते हैं, फोटोज़ में, अखबारों में आपकी फ़ोटो छपती है। क्या राजनीति की तरफ भी कोई रुझान रख रहे हैं विनोद यादव? नहीं, मेरी व्यक्तिगत संबंध है, मेरे MP MLA और मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए जब उनकी ज़रूरत हमारी पड़ती है मैं उनके पास जाता हूँ, और जब उनकी ज़रूरत हमको पड़ी तो हमारे पास आते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं पॉलिटिशियन MP MLA बन गया, और आज से नहीं है, और वो 10 साल से हैं। तो एक व्यक्तिगत संबंध है। जब उनको चुनाव प्रचार होता है तो जो हमारे सहयोगी होते हैं, जो हम जिनका मैं सहयोगी बनता हूँ, तो उनके साथ मैं दिखता हूँ, और एक फेस वैल्यू है, तो इसलिए इमेज और इज्जत मिलती है। वो बड़ी चीज़ नहीं कि मैं उनके साथ दिखकर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, और कला दिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो करूँगा जितनी हो पाएंगी। जी। फिल्मों के बाद आपको मतलब पॉलिटिक्स में जाने के फिलहाल कोई इरादे नहीं है? कभी आपको हम राजनीति में नहीं देख पाएंगे? ना कभी भी, ना तब था, ना बन आगे रहेगा। क्योंकि फ़िलहाल मैं जिसलिए आया हूँ, जिसलिए मैं यूपी छोड़ के मुंबई में हूँ, वो काम करने आया हूँ, और उसको मैं सक्सेस करना चाहता हूँ। और सक्सेस करने में सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, सिर्फ मेरे काम का फोकस। मैं अपने काम से कहीं भी दिमाग नहीं हटाना चाहता। जी, आपने फिल्मों की बात कर ली। आपने बताया कि एक बार ऐसा वक्त था जब आप एल्बम करना चाहते थे, तो क्या अभी भी उसे लेकर वो ख्वाहिश अभी भी बरकरार है? अभी एल्बम भी कर सकते हैं विनोद यादव? मेरे एक्टिंग के अंतर्गत, मेरी फिल्म के अंतर्गत, मेरी इंडस्ट्री के अंतर्गत जितने काम होते हैं, एक सब्जेक्ट होती है ना बाई ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट होते हैं कि हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो इंडस्ट्री में एक एक्टर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल एक्टर होने के लिए जितने सब्जेक्ट होंगे मैं सब पे काम करूँगा। वो चाहे एल्बम हुआ, चाहे वो फिल्म हुई, चाहे वो सिंगिंग हुआ, चाहे वो फाइट हुआ, चाहे वो डांस हुआ, चाहे वो एक्टिंग हुई। तो मैं जब एक एक्टर जब तक सभी सब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा सक्सेसफुल और एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। तो मैं अपनी चीज़ सक्सेस करने के लिए अपने सभी सब्जेक्ट पे काम करने की कोशिश करूँगा। जी। विनोद जी, जाने से पहले जो ऑडियंस आपको देख रही है, जिसने आपका इंटरव्यू देखा, जिसने आपके पूरे जीवन के संघर्ष को सुना, उसे कुछ कहना चाहते हैं विनोद यादव? मैं सभी अपने श्रोतागण और सभी दर्शक और सभी मेरे प्यारे भोजपुरी भाई और मित्र, मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि कभी भी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सभी मुमकिन है। अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर बनेंगे। कभी दिमाग में थॉट मत डालिएगा कि सिंगर ही बनेंगे तभी एक्टिंग कर सकते हैं, और भोजपुरी में एक सिंगर की ही पहचान होती है। अगर आपकी सिर्फ आपके काम की पहचान होती है, अगर काम आप अच्छे से करेंगे तो पहचानेंगे नहीं। 5 लाख पहचानेंगे, 50 हज़ार पहचानेंगे। अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ पे डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि आपकी काबिलियत और आपकी काबिलियत ही आपको पहचान दिला सकती है। तो अपने काम से मत भटकिएगा और अपने काम पे जरूर मेहनत करिएगा, और कामयाबी आपके पास चल के आएगी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। यादव जी और लाल बाबू पंडित जी, आप दोनों का स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में। नमस्कार। नमस्कार, मैं डायरेक्टर लाल बाबू पंडित और बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी श्रोतागण को डायरेक्टर लाल बाबू पंडित की तरफ से कोटि कोटि नमन, प्रणाम। विनोद भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मेरे पुराने दोस्त और अभिनेता विनोद यादव जी, कुछ नया करने जाने वाले हैं। आप दोनों की जोड़ी इकट्ठी हो गई है और चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि कुछ तो नया होने वाला है। जी, बहुत दिन से एक सोच थी हम लोग में, और कोशिश भी थी कि काम किया जाए। और पिछले साल भी प्लान था कि काम करने का साथ में, लेकिन एक खेसारी जी बीच में टपक पड़े। उनकी फिल्म को लेकर के, डेट को लेकर मिस मैच हुआ, और मेरे डेट को थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो नहीं हो पाया। तो फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। तो वो समय शायद अब शुभ घड़ी अब आ गई है कि हम लोग एक साथ फिर काम करने जा रहे हैं। शुभ घड़ी के बारे में लाल बाबू पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, शुभ घड़ी आ चुकी है। शुभ घड़ी आ चुकी है, युग बन चुका है, इसलिए हम लोग अभी राजयुग बनाने जा रहे हैं। विनोद जी, हमारे विनोद यादव जी हीरो हैं इस फिल्म में। बहुत ही एक सोशल ड्रामा, एक सामाजिक एक मैसेज है फिल्म में। और विनोद जी बोलता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो ऐसी कुछ कहानी, बहुत अच्छी कहानी मनोज पांडे जी ने लिखी है, और हम लोग इस पे अभी प्री प्रोडक्शन का हम आनंद जी काम शुरू कर दिया। जुलाई में हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं फिल्म को लेकर। अब कहाँ पे हम लोग शूट करेंगे वो विनोद जी ही बताएंगे। जहाँ लोकेशन प्रोड्यूसर और हमारे हीरो साहब प्रोड्यूसर साहब दे, वहीं हम लोग शूट करेंगे। मोस्टली यूपी में कहीं होगी शायद। यहाँ विनोद जी, यूपी में हम लोग राजयोग, मतलब ये पहली बार है जो बिंदास भोजपुरिया पर आप बता रहे हैं कि विनोद यादव और लाल बाबू पंडित एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम राजयोग है। ये पहली बार खुलासा है जी। इससे पहले कहीं नहीं बताया था ना? नहीं, इसके पहले कोई खुलासा नहीं था, और हम लोग आपस में इंटरनल डिस्कशन था, और आज आप हमारे घर पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा। और शुभ समय था, शुभ टाइम था, और रात को करीब 11 बज रहे हैं।
तो ये भी टाइम एक अच्छा ही है, रात की घड़ी बहुत सारे हाँ 11:15 हो रहा है, तो बैठे बैठे था कि चलो ठीक है ओपन कर ही देते हैं, क्योंकि व्यस्तता के हर आदमी व्यस्त है और सर का भी प्री प्रोडक्शन कई फिल्में चलने टाइम नहीं मिल पा रहा था हम एक दूसरे से, और हम भी थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं अभी कुछ काम को लेकर के, तो इस वजह से आज बोल ही देता हूँ, तो बोल दिया और तैयारियाँ हो चुकी हैं लगभग। जी तो गुंडा, कर्मपुत्र और बल और बलिदान के बाद एक नई फिल्म आ रही है राजयोग। मेरी चौथी फिल्म राजयोग के साथ में से आप देखेंगे, जिसके डायरेक्टर लाल बाबू सर हैं जी। पंडित जी क्या कहानी है राजयोग की? मैंने तो पहले ही बता दिया ना, अभी यहीं पे कहानी कैसे खुलासा करते आनंद जी। तो बहुत मैंने बताया ना, सोशल मैसेज है, कंटेंट बहुत ही उम्दा है और मनोज पांडे जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तो आप ही को बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अच्छा इसमें एक्टर्स फाइनल हो गए हैं कि कौन कौन से एक्टर हैं? विनोद यादव की हीरोइन कौन होने वाली है ये बताइए। नहीं, अभी विनोद जी थे नहीं, आज ही वो आए हैं, तो हम लोग अब डिस्कस चल रहा है कास्टिंग पे, क्या कि मल्टी स्टार कास्टिंग होगी, बहुत मल्टी स्टार कास्टिंग है, कास्टिंग बहुत है इसमें। मार्केट के एक्टर्स मार्केट के एक्टर तो सारे मार्केट के एक्टर ही नज़र आएंगे, और एक अच्छी हर मेकर ही अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है। मेरे लिए कंटेंट ही सबसे ये है, और विनोद यादव जी माशाल्लाह अच्छे, हाइट पर्सनैलिटी सब अच्छा ही है इनका, तो एक हम लोग कोशिश करेंगे एक अच्छी फिल्म राजयोग बनाने के लिए, लेकिन मल्टी स्टार कास्ट होगी फिल्म। विनोद भाई, जब बात हो रही है राजयोग की, शूट कब और कहाँ करना चाहते हैं आप लोग? इसको लेकर भी कोई तैयारी चल रही है अभी? हाँ ये तो क्लियर है कि मैं इसको उत्तर प्रदेश में शूट करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से भी मेंटेन करना बाकी है, तो 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा लोकेशन किस टाइप का लोकेशन हमारी कहानी को चाहिए। तो जो कहानी स्क्रिप्ट मांगेगा उस हिसाब से लोकेशन हम फिट करेंगे। लखनऊ भी कर सकते हैं, गोरखपुर भी कर सकते हैं, हम गिरीश चंद्र अपने खलीलाबाद में भी कर सकते हैं, और हम बरेली भी कर सकते हैं, मेरी कर्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी जगह पे एक नया लोकेशन देंगे, घिसा पिटा लोकेशन नहीं देंगे, जहाँ फिल्में नहीं बनी हुई हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग फिल्म कैसे बनाते हैं, और वहाँ के लोकेशन हम आपको पर्दे पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि नया लोकेशन पर हमने शूट कैसे किया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक मर्ज होती है एक फिल्म जब बनती है, लेकिन एक बार लोकेशन जब क्लियर हो जाए उसके हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। एक मैं बोल दूं, एक बात मुझे विनोद जी की बहुत अच्छी लगी। विनोद जी ने मुझे कहा, जो भैया फिल्म अच्छी बनानी है, आप बजट की चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं, फिल्म मुझे अच्छी बना कर दीजिए। जी तो एक मतलब पूरी तरह से लिबर्टी जो है, आपको आज़ादी है कि एक बढ़िया फिल्म बनाना है, कॉस्ट की बात भूल जाइए। कॉस्ट मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए, पैसे से फिल्म थोड़ी बनती है सर, पैसा आप डाल दो, अच्छी फिल्म मतलब जो मुझे रिक्वायरमेंट जो फिल्म के लिए लगेगी, प्रोड्यूसर ने मुझे कहा है जो आपको प्रोवाइड होगा, तो इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ विनोद जी आपको। जो पंडित जी, आपको तो मैं पहली फिल्म से जानता हूँ जी, पहली फिल्म मुझे याद है जिला चंपारण ट्रेलर लॉन्च हुए, तब से मैं आपको जानता हूँ। अलग अलग किस्म की आप फिल्में बनाते हैं, चाहे जिला चंपारण की बात की जाए, फिर खुले नंबर 1 की बात की जाए, हाल फिलहाल की बात की जाए, जो सारी फिल्में आई हैं, विनोद यादव को ध्यान में रखकर क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है? जी, विनोद जी को ध्यान में रख के ही हमने राजयोग बनाई है। जी विनोद भाई, मुझे ये बताइए कि जैसे लाल बाबू पंडित की बहुत सारी फिल्में हैं, बढ़िया फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं, बहुत ज़्यादा समय में नहीं कहता हूँ इन्हें आए हुए हुआ है, लेकिन फिल्में इन्होंने बढ़िया की हैं, अच्छी फिल्में की हैं, सेलेक्टिव फिल्में की हैं। लाल बाबू पंडित की कौन सी फिल्म है जो विनोद यादव को बहुत ज़्यादा पसंद है, या जो लगा होगा कि बहुत अच्छी बनी है? सबसे जब मेरी बात हुई थी तो हर आदमी कहता है कि भाई पहला फिल्म आपने कौन सा किया है। जैसे हम मुझसे पूछते हैं कि पहली फिल्म विनोद यादव ने गुंडा किया, तो जब सर से मेरी बात हुई थी कि जिला चंपारण, तो मैं जिला चंपारण को पहले फिल्म देखा, तो वो मुझे वही फिल्म भाग गई थी जो शुरुआत थी सर की इंडस्ट्री में, और वो बहुत अच्छी फिल्म मुझे शुरुआत में ही लगी, और उसके बाद हम लोग फिर अपने काम पे ध्यान देने लगे। तो जितनी फिल्में बनी सब अच्छी फिल्में बनी हैं, और 2-3 फिल्में तो मैं सेट पे भी गया था। अभी राज की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें कल्लू जी हीरो थे। मैं स्पेशली ठंडी में बलिया गया था सेट पे, पूरी शूटिंग देख करके दिन भर 2 दिन रुक करके मैं आया, जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था। उसके बाद अभी फरिश्ते खेसारी जी की शूटिंग हुई। रेड्डी साहब मेरे मित्र हैं और वो प्रोड्यूसर थे,
और उसमें मैं 3 दिन लगातार मैं गया, सेट पे देख करके आया। तो हम लोग एक मित्रता भी है और एक बॉन्डिंग भी अच्छी है और एक दूसरे को गाइड भी करते हैं जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस के साथ फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म देखिए, पैसे से अगर मैं डायरेक्टर को आज़ादी नहीं दूंगा कि आप डिज़ाइन करिए, तो प्रोजेक्ट बनाने से कोई मतलब नहीं बनता है। प्रोजेक्ट क्या, आप कैमरा लीजिए और शादी के घर शूट कर लीजिए और उसको आप बेडरूम में बैठ के देख लीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो 10 लाख में बनाए चाहे 2 लाख में बनाए, जो रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट मांग रही है उस पर बनाएंगे तो शायद अच्छा रहेगा। तो हमने पूरा छूट दिया है कि सर जो स्क्रिप्ट आपकी मांग रही है वो आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। बात बजट की उसके बाद सोचा जाएगा क्या लग रहा है, क्या लगेगा, क्या करना है। जी पंडित जी, जो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, जी। एक दूसरे के प्रति समझ है, आप जिस तरह से एक लंबे समय से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, अक्सर मिलते हैं, क्या ये जो बॉन्डिंग है ये आप लोगों के बीच की ट्यूनिंग को कैमरे के सामने और ज़्यादा बेहतर बना देगी? जी, बहुत बेहतर ही बनेगी सर। आज विनोद जी के साथ आई थिंक 18 से हमारी मुलाकात है, 2018 से, और इनके साथ मुझे काम करने का 2022 में सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीच में हुई थी लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पाए थे साथ में काम। अभी हम लोग कर रहे हैं। जब पहली राजयोग बनाऊंगा तो राजयोग ही बनेगी सर, राजयोग ही बनेगी फिल्म। जी। विनोद भाई, क्या ख्याल है फिल्म को लेकर, जिस तरह से किस लेवल की फिल्म विनोद यादव चाहते हैं डायरेक्टर लाल बाबू पंडित से राजयोग की? देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री में टॉप डायरेक्टर के बीच में जाइए तो कहीं ना कहीं लाल बाबू पंडित सर का नाम आता है। पहली चीज़ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है। अगर एक बड़े डायरेक्टर के टॉप डायरेक्टर के बीच में काम करने की कोशिश किया हूँ, इस पिछले जो डायरेक्टर थे वो भी टॉप मोस्ट एक इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं जिसने अच्छी अच्छी फिल्में दिए हैं, और एक नेशनल अवार्ड विनर आनंद खटराज जी, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने उनके साथ काम किया। और चाहे दिनेश जी हों, निरहुआ जी हों, चाहे पवन जी हों, और उनकी फिल्म शूट कर चुके हैं, इकबाल बख्श जी, ठीक है, हिंदी फिल्में भी शूट की है और एक इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम है, एक एक्शन डायरेक्टर हैं। उनके साथ भी मैंने दो फिल्में किया और उसके बाद सर के साथ काम करने जा रहा हूँ। तो अगर आपकी सोच और समझ ये होनी चाहिए कि अगर मैं इस लेवल के डायरेक्टर के साथ काम करना की कोशिश किया हूँ तो कुछ न कुछ एक अच्छा सोचने के लिए, सीखने के लिए सोचा हूँ कि मैं अच्छे लेवल पे काम करने के लिए कोशिश। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और दूसरी चीज़ है कि आप लेवल कितना मेंटेन करते हैं। आपको डायरेक्टर बहुत सारे मिलेंगे, सब एक आर्ट ही है और उन्होंने फिल्म बनाते ही हैं और काम करते ही हैं, टाइम देते ही हैं और सीन को क्रिएट करते ही हैं, लेकिन और अपने डिग्निटी को आप कितना मेंटेन करते हैं, अपने वर्क को कितना स्टैंड करते हैं, अपने काम को कितना बिल्डअप करते हैं, एक डायरेक्टर पे कितने समर्पण में डेडिकेशन कितना है, वो बहुत मायने रखता है। और जो आज टॉप के डायरेक्टर बन के बैठे हैं तो उसे कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेशन है और उन पे बहुत समर्पण है, और जो पर्दे पे हमको एक बार नहीं बार बार दिखता है। तो जो जिनके लिए हमारे लिए मायने रखता है, जो काम के लिए डेडिकेटेड हो, आप हों चाहे वो कोई भी हो, और जो काम के लिए डेडिकेटेड होता है वो शायद तो किसी के लिए गद्दार नहीं हो सकता। आप फिर अपने आप से आप गद्दारी करते हैं, अगर कहीं कमज़ोर हैं तो आपने काम नहीं किया। अगर एक डायरेक्टर एक फिल्म को लेकर डेडिकेटेड है और उसमें कहीं भी फॉल्ट एक एक्टर की आ रही तो एक्टर की कमी है कि उन्होंने काम करने की कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं अपने आप के काम चोरी किया। तो मुझे अभी सीखने का समय है, मुझे आगे बढ़ने का समय है, मुझे स्टैंड होने का समय है, मैं उस एक्सपीरियंस को हासिल करना चाहता हूँ। पंडित जी, कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है एक अभिनेता के तौर पर, क्योंकि आप तो जो है कैप्टन है पूरी फिल्म के, आपकी ही पूरी जहाज़ है, कितना पोटेंशियल आपको इस युवा अभिनेता विनोद यादव में नज़र आता है अभिनय के तौर पर? अच्छे अभिनेता हैं और हम लोग जब साथ में काम करेंगे, मुझे जो चाहिए, राज जो कैरेक्टर प्ले करेंगे एज ए लीड तो मैंने भी उसे कुछ ग्राफ किया उस कैरेक्टर में। विनोद जी के साथ बैठूंगा, मैंने जो सोचा है तो मैं तो अपना 100% कोशिश करूंगा विनोद जी से वो निकालने के लिए। और ये 4-5 फिल्म कर चुके हैं और इनकी एक बात अच्छी अभी इन्होंने बोला, मुझे सीखना है, मुझे करना। अगर मैं ही बोल दूँ नहीं मैं सब जान चुका हूँ तो समझिए क्या होगा। तो आज बोल रहे हैं मुझे सीखना है, तो पोटेंशियल तो है इस बंदे में और हम लोग करेंगे और अच्छा काम करेंगे। आनंद जी बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे, ये आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ विनोद जी के साथ।
मनोज जी, राजयोग के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर कुछ मैंने नहीं पूछा है, मुझसे कुछ छूट गया है फिल्म से रिलेटेड या आप दोनों की जोड़ी को रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा और बहुत अच्छा सर ने जवाब दिया, हमने भी जवाब दिया, और सभी दर्शक के लिए भी एक आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और उनके एक अच्छा मैसेज जाएगा और जाना भी चाहिए। इस आपको एक अच्छा खूबसूरत इंटरव्यू लेने के लिए आनंद त्रिपाठी को और दिलीप यादव को और बिंदास भोजपुरिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पंडित जी शुक्रिया, हमेशा की तरह यादगार था आपके साथ बात। चलिए आनंद जी, आपके साथ बात करते हो तो थोड़ा डर ही लगता है कहाँ से क्या पूछ दीजिएगा लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग दोनों साथ में आप इंटरव्यू लेते हो तो सटीक क्वेश्चन पूछते हो। और मैं दर्शकों से ही बोलूँगा, आप लोग बिंदास भोजपुरिया को जिस तरह प्यार दे रहे हैं, आनंद त्रिपाठी जी, दिलीप यादव जी हैं, सब जिस तरह प्यार दे रहे हैं, और बिंदास भोजपुरिया को प्यार दीजिए। और भोजपुरी फिल्म हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से बनाते हैं, अच्छी फिल्म सब कुछ बना रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं भोजपुरी। तो प्लीज़ आप लोग थिएटर तक जाएं, थिएटर में जाके फिल्म देखिए, यही मैं आग्रह करूंगा हर भोजपुरी अपने ऑडियंस दर्शक से। नमस्कार।